तो मार्जिनल कॉस्टिंग हमारा टॉपिक चल रहा है जी। एएस का मार्जिनल कॉस्टिंग हमारा टॉपिक है जो हम सॉल्व कर रहे हैं। और मार्जिनल कॉस्टिंग में हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ब्रेक इवन के सारे सवाल आपने घर में कर लेने हैं, वो हो गए हैं। और आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि आपका मार्जिनल कॉस्टिंग कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का क्वेश्चन है। और ये पेपर में आया हुआ है कब? मई जून 21-23 में। मई जून 21-23 में आया हुआ है। इसको हम देखते हैं। T Limited manufactures a single product. The following budget information is available. Direct material दिया हुआ है 8.4, direct labor दी हुई है 14.5, other variable cost दी हुई है 2.3, fixed cost दी हुई है 8. Each unit is sold for $36. Budgeted monthly production and sales are 1200 units. Budgeted monthly production and sales 1200 units की है. Calculate the monthly break-even point in units. तो आपने monthly break-even points जो है वो units में फिलहाल फाइंड करना है या निकालना है। मैंने आपको लेक्चर जो है वो भेज दिया है। ईशा आपको भी भेज दिया मार्जिनल कॉस्टिंग का कल का लेक्चर। लिहा आपको भी भेज दिया है। और इमन आपको भी मैंने भेजा है कल का मार्जिनल कॉस्टिंग का लेक्चर। आपको भेजा है कल? आप आई थी क्लास में? हाँ, आपको भेजा है, ठीक है, भेजा भेजा। तो अब हम देखते हैं कि और मजीद हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के बारे में ही मजीद हम सवाल जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। और हम देखते हैं कि हम कैसे इसको जो है वो मैनेज करेंगे। तो ब्रेक इवन आपने निकालना है पहले। इस क्वेश्चन का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो नूर कैसे निकालेंगे? फिक्स कॉस्ट बेटा हमें नहीं दी, फिक्स कॉस्ट टोटल में निकालनी पड़नी। वो कैसे निकालेंगे? 1200 यूनिट्स हैं और एक यूनिट पर फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी है? 8। ये कितनी आ जाएगी आपके पास? 9600 इज गोइंग टू बी योर फिक्स कॉस्ट, राइट? अब 9600 यूनिट्स में आपने अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? ब्रेक इवन का फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यूनिट्स में जो निकाल रहे हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगा बेटा? 36 इज द सेलिंग प्राइस माइनस 8.4 मटेरियल माइनस लेबर 14.5 एंड माइनस अदर वेरिएबल कॉस्ट 2.3। यू विल गेट योर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ रहा है? 10.8। 10.8 आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। अब फिक्स कॉस्ट आपकी 9600 है, उसको डिवाइड कर देंगे हम किससे? 10.8 से। तो आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट या मंथली ब्रेक इवन इन यूनिट्स जो है वो निकल आएगा। देखिए जो डाटा दिया है वो सारा मैंने एकदम गौर किया कि सारा डाटा मंथली ही है, वरना मुझे मंथली डाटा को कन्वर्ट करना पड़ना था, ईयरली डाटा को कन्वर्ट करना पड़ना था मंथ में। लेकिन यहाँ पे मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी डाटा जो है वो मंथ्स में ही दिया है। ठीक है, उसके बाद कहता है जी कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स इन रेवेन्यू। ठीक है जी, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकालेंगे जी? एक्चुअल यूनिट सोल्ड माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स। ठीक है जी, एक्चुअल यूनिट सोल्ड माइनस ब्रेक इवन यूनिट सोल्ड। एक्चुअल यूनिट सोल्ड इस वक्त कितने हैं, या बजटेड यूनिट सोल्ड भी कह सकते हैं, माइनस ब्रेक इवन यूनिट सोल्ड वो है 1200। 1200 में से आई एम सॉरी, मुझे आपने बताया नहीं कि आपका ब्रेक इवन यूनिट्स कितना आता है जी? मैंने लिखा नहीं, नहीं 889। ठीक है जी, अब हम निकाल लेते हैं कि आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो कितना आ जाएगा इन यूनिट्स में भी। बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, तो यूनिट्स में आ जाएगा कितना आता है जी? 311 यूनिट्स आपका आ जाएगा। और वैल्यू में अगर निकालना हो तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सेलिंग प्राइस के साथ, तो वैल्यू में आपका आ जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यू 311 यूनिट्स हैं इंटू 36, तो 11196 आपका आ जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यू जी। तो समझ आई नूर आपको? तो नेहा कैसे मैंने किया पहले? हसन मैंने सबसे पहले क्या निकाला? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला। कैसे? सेल्स आपकी 36 है, माइनस डायरेक्ट मटेरियल माइनस डायरेक्ट लेबर अदर वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी, 10.8 आ गया। उसके बाद मैंने मंथली ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कैसे निकाला? फिक्स कॉस्ट जो कि मुझे पता है कितनी है, 1200 यूनिट्स इनटू 8, 9600 इज द फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 10.8। मैंने गलती से लिख दिया हुआ है 10.6, उसको मैं ठीक कर लेता हूँ। तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी योर ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। तो वो आपके पास कितना आ जाता है? 889 यूनिट्स। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स निकालना है आपने, तो कैसे करेंगे? बजटेड यूनिट सोल्ड 1200 माइनस एक्चुअल यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स। तो 311 जो है वो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स है।
इसको सेलिंग प्राइस से आप मल्टीप्लाई कर देंगे विच इज 36, तो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो इन वैल्यू जो है वो आ जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेवेन्यू जो है आपके पास आ। आगे कहते हैं आइडेंटिफाई 3 assumption made with when using break even analysis। assumptions क्या यूज करते हैं, तो मैं आपको लिख पा रहा हूँ, आप लिख लें, वैसे नोट्स में लिखी हुई है लेकिन दोबारा लिख लें। और यहाँ तक कोई मसला है तो बिला झिझक ईशा आप मुझसे पूछ सकती हो, या कोई भी प्रॉब्लम है किसी को भी यहाँ तक तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आगे भी चलूंगा, इस सवाल लेंथी है, चलेगा भी आगे जी। assumptions देख लेते हैं। units produced and sold are same। state 3 assumptions made when using break even analysis। number 1, units produced and sold are same। फिर आगे आपने लिखना है units produced and sold are same। next, total fixed cost remains constant। total fixed cost remains constant। फिर आपका आएगा जी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल नॉट चेंज। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल नॉट चेंज। और आपका आएगा जी प्रोडक्ट मिक्स विल नॉट चेंज। प्रोडक्ट मिक्स विल नॉट चेंज। और सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल नॉट चेंज। ये सब assumptions हैं किसकी, ब्रेक इवन एनालिसिस की। हम लेके चलते, टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन द सेम होती है, वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं होती, सेलिंग प्राइस पर यूनिट चेंज नहीं होती, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड आर सेम, प्रोडक्ट मिक्स भी सेम रहता है आपका। ये आपके ब्रेक इवन एनालिसिस के हमारे आ जाते हैं जो assumptions हैं ब्रेक इवन एनालिसिस में जो हम जी। तो आगे देखते हैं जी, हम assumptions हमने ले ली, नेक्स्ट चलते हैं। कहता है जी इन जनवरी द कंपनी मेड एंड सोल्ड 1120 यूनिट्स। यानी जनवरी के महीने में आपने 1120 यूनिट्स बनाए और बेची। कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। बेटा कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो में आप जितने मर्जी यूनिट्स बनाए और बेचे, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विल रिमेन द सेम एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल आल्सो रिमेन द सेम। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा कितना निकला हुआ है, अगर आप देखें तो कितना है आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इस सवाल में, वो हमारा निकला था 10.8। 10.8 इज द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वो कितनी है 36। तो आपके पास क्या आ जाएगी कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। सर टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स करके भी निकाल सकते हैं जी, निकाल सकते हैं, वो भी वही आएगा, लेकिन आपने पर यूनिट में अगर आप सॉल्व करेंगे दैट वुड बी बेटर ऑप्शन फॉर अस। हम टोटल में करने के बजाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो हम निकालें किसके अंदर, पर यूनिट के अंदर। कितनी आती है 0.3। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो आपकी आ जाएगी 0.3, आपने फाइंड कर ली। कैलकुलेट द प्रॉफिट मेड इन जनवरी 2021, वो निकालते हैं। आपको पता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो चेंज नहीं होना, दैट विल रिमेन द सेम। आई कैन कैलकुलेट द प्रॉफिट डायरेक्टली, हाउ कम, वो मैं आपको भी बताता हूँ कि मैं प्रॉफिट कैसे निकालूंगा अपना। देखिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरा है जी सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो 10.8 है। टोटल कंट्रीब्यूशन में कैसे निकालूंगा, जो यूनिट्स में सोल्ड कर रहा हूँ इस दफा यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। सर टोटल में नहीं निकाल सकते, निकाल सकते, टोटल से भी कर सकते हैं टोटल, लेकिन टोटल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उससे हमारा टाइम बचेगा। 1120 यूनिट सोल्ड है, क्योंकि उसने मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट नहीं मांगी, उसने डायरेक्ट प्रॉफिट मांगा है, तो आप डायरेक्ट प्रॉफिट डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यूनिट सोल्ड 1120 है, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 36 minus 8.4 minus 14.5 minus 2.3, 10.8 is the contribution per unit। उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, बताएं कितना आता है 12096। इसमें से हम माइनस कर देंगे बेटा फिक्स कॉस्ट, जो कि कितनी है, जो कि टोटल में चेंज नहीं होती आपको पता है, वो है आपकी 9600। सर कहाँ निकाली है, ये निकाली 1200 यूनिट्स थे आपके, इंटू 8 आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है, वो आप माइनस कर देंगे इसमें से, तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो है वो क्या आ जाएगा प्रॉफिट। सर फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगी, क्यों, इसलिए सर की यूनिट्स पहले 1200 थी,
अब 1120 हो गए बेटा, फिक्स कॉस्ट टोटल में चेंज नहीं होती, फिक्स कॉस्ट टोटल में 9600 ही रहनी है, चाहे जितने मर्जी यूनिट्स कम बेचें या ज्यादा बेचें, वो 9600 ही रहेगी। वो हम लेस कर देंगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, तो आपने 1120 यूनिट सोल्ड करके कमाया है जी। 2496 is the profit you have achieved by selling 1120 units. Budgeted sales are 1200. That is why I have multiplied 1200 into 8. It means that your fixed cost is 9600, जो आपकी टोटल कैपेसिटी के हिसाब से सेम रहेंगे, चाहे आप यूनिट ज्यादा बनाए या कम बनाए, दैट विल रिमेन द सेम। आगे देखते हैं जी हम नेक्स्ट, आगे हमारा सवाल में वो क्या पूछते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहता है जी, इन मार्च 2021 a machine fault meant that only 75% of the budgeted output could be produced. The directors considered two options. मार्च 2021 में वो कहता है कि जी कुछ मशीन में फॉल्ट आने की वजह से आप बजटेड आउटपुट वो 12,000 है। बच्चों ने क्या किया इस सवाल में, 1120 जो यूनिट्स जनवरी के उसने कहा था ना, जनवरी में 2021 में कंपनी मेड एंड सोल्ड 1120 यूनिट्स, उनको लेके सवाल सॉल्व कर, गलत हो गया। वो मार्च की बात कर रहे हैं, मार्च में जाके वो कहता है कि हमारी मशीन में फॉल्ट आ गया और हम सारे यूनिट्स नहीं बना के बेच सकते, तो हम टू ऑप्शंस के ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि हम बजटेड आउटपुट का सिर्फ 75% ही बना सकते हैं। बजटेड आउटपुट है 1200, उसका हम सिर्फ कितना बना सकते हैं, 75%। तो 1200 का 75% ले जरा, क्या आ जाएगा आपका 900। इतना बना सकते हैं। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। और कहते हैं ऑप्शन ए हमारे पास क्या है, हम क्या करना चाह रहे हैं, यानी इससे बचने के लिए हम क्या ऑप्शन यूज कर सकते हैं, रिड्यूस नॉर्मल आउटपुट बाय 25%। यानी कि आपने कहा ठीक है हम अपनी आउटपुट को कम कर रहे हैं, वी विल नाउ बी एबल टू प्रोड्यूस 900 यूनिट्स ओनली। एज ए रिजल्ट material cost would be affected because trade discount of 20% on bulk orders would not be available. तो 20% bulk orders आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता था, वो आपको नहीं मिल रहा। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल अदर कॉस्ट वुड रिमेन द सेम, बाकी कॉस्ट क्या रहे। दूसरा कहता है buy in units from a competitor at 27.2 per unit. The competitor can supply a maximum of 250 units and will charge 125 for delivering this quantity. बाकी जो यूनिट्स हैं कंपेटिटर से हम खरीद रहे हैं कितने, 250 यूनिट्स, और 125 उस पर डिलीवरी चार्जेस भी आपको पे करने पड़ेंगे, और 27.2 का यूनिट आपको एक पड़ेगा। इससे पहले कि मैं ऑप्शन ए के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूँ, ऑप्शन बी भी उसने दिया है कि हायर ए रिप्लेसमेंट मशीन एट ए कॉस्ट ऑफ 1600 फॉर द मंथ। रिप्लेसमेंट मशीन could make an additional 200 units per month. All other costs would remain the same. Calculate the profit for March for option A, for option B, and then आपने एडवाइस करना है कि हम किस ऑप्शन को चूज करना चाहते हैं। हम चलते हैं सवाल के ऊपर वापस। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि बाकी डाटा आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं वो मिटाने लगा हूं क्योंकि उसकी आपको फिलहाल अभी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट मटेरियल में कहता है कि तुम्हें 20% डिस्काउंट मिल रहा था पहले, अब वो डिस्काउंट हमें नहीं मिलेगा। तो डायरेक्ट मटेरियल कितना था, 8.4। इसका मतलब है कि जो 8.4 का डायरेक्ट मटेरियल है आपके पास, ये 20% डिस्काउंट के बाद की मांग। इसका मतलब है कि डायरेक्ट मटेरियल की जो कॉस्ट अब आपको पड़ेगी पर यूनिट, वो कितनी पड़ेगी, ये जो 8.4 है दैट इज इक्वल टू 80%। This 8.4 is equal to 80% of the material price। ऐसी है ना, क्योंकि मटेरियल प्राइस जो हमें इस वक्त क्वेश्चन में दी हुई है ना, वो 20% ट्रेड डिस्काउंट के बाद है, 80% है, और अब आपको ट्रेड डिस्काउंट नहीं। क्यों, क्योंकि आप बल्क बाइंग नहीं कर पा रहे। पहले आप जो है वो 1120 या 1200 यूनिट्स तक बेच या खरीद रहे थे, अब आप 900 यूनिट सिर्फ कर रहे हैं, तो बल्क बाइंग नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से डिस्काउंट आपको खत्म हो गया। तो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आपको कितनी आप पड़ेगी बेटा, दैट इज 8.4 डिवाइडेड बाय 0.8, कितना आ जाएगा, 10.5।
दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। एक बच्चे ने मुझे कहा, नूर, उसने कहा कि सर 8.4 का 20% निकाल लें और ऐड कर दें। गलत। 8.4 ऑलरेडी 80% पर है, उसमें से 20% माइनस हो चुका है। तो आपको 8.4 का इज इक्वल टू 80% ऑफ द मटेरियल प्राइस है, डिवाइड करेंगे तो 8.5 आएगा। अब जरा निकालें 10.5 का 20% निकालें। 2.1 आता है जी। तो क्या हुआ, यहाँ 10.5 का 20% आता है 2.1, और आप 10.5 में से 2.1 माइनस कर चेक कर लें, आपका आंसर वही आएगा विच इज 8.4। नाउ दिस इज करेक्ट, क्योंकि हमें मटेरियल 10.5 का मिलता था, लेकिन क्योंकि हम बल्क बाय कर रहे थे तो हमें 20% डिस्काउंट मिल जाता था। अब वो नहीं मिलना, तो वह मटेरियल हमें 10.5 का पड़ेगा। आगे देखते हैं कि डायरेक्ट लेबर कह रहे थे वो तो सेम रहनी है, तो बाकी चीजें सारी सेम रहनी है मेरा ख्याल है, उसको हमें कैलकुलेट करने की जरूरत एज सच जो है वो, और अगर कॉस्ट वुड रिमेन द सेम। और बाकी यूनिट्स हम बाहर से भी खरीद रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले इसका बनाते हैं जी, इसकी इनकम स्टेटमेंट। तो सेल्स आ जाएंगी। सेल्स हम कर रहे हैं बेटा, दो किस्म की हमारे पास अमाउंट आएंगी सेल्स की। तो सेल हम कर रहे हैं जी 900 यूनिट्स। आप बेचते हैं कितने के बेटा? 36 के। ऐसे ही है ना, 36 सेलिंग प्राइस है ना। बताएं सेल्स कितनी आती है आपकी जी? 32,400। और हम जो यूनिट्स बाहर से खरीद के बेच रहे हैं वो भी तो है, वो कितने के बेच रहे हैं हम? 250 यूनिट्स हैं, खरीदे 27.2 के हैं, बेचते तो हम 36 का ही है ना। तो 250 आपका आ जाएगा बाय इन यूनिट्स की सेल्स, 250 मल्टीप्लाइड बाय 36, वो कितनी आ जाएगी जी? 1000, 9000, ये आपके पास आ जाएंगे। इसमें से हम लेस कर देंगे बेटा वेरिएबल कॉस्ट। इस वेरिएबल कॉस्ट में आपकी क्या क्या चीजें आएंगी बेटा? डायरेक्ट मटीरियल आएगा, डायरेक्ट लेबर आएगी, और वेरिएबल ओवरहेड्स कह लें आप, वो भी आपके आ जाएंगे। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर देखिए कितनी है बेटा? मटेरियल हमारी अब जो है वो कितनी है? 10.5। तो कर देते हैं मल्टीप्लाई, 900 मल्टीप्लाइड बाय 10.5 कितना आ जाएगा जी? 9450। डायरेक्ट लेबर में वो कहता है कोई चेंज नहीं आ रहा, उतने की रह रही है। कितनी है पर यूनिट देख लेते हैं पीछे जाके, विल गो बैक। 14.5 is the direct labor. I will multiply 900 units multiplied by 14.5 G 13,050। Then variable cost देखते हैं, other variable cost है 2.3, that will also not change। ये भी आपकी आ जाएगी 900 multiplied by 2.3। इसका 24570 ऐसे ही है जी। ये माइनस कर दें, प्लस कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ये कितना आता है देखें? 7830 कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। यहाँ पे आएगा आपका बेटा बाइंग कॉस्ट, जो आप खरीद रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है आपको? अच्छा, कितना आ रहा है? 730 ही आ रहा है। ये गलत लिखी, कैलकुलेटर चेक कर रहे हैं। नहीं नहीं, बहुत बात की बात है यार। टाइम कॉस्ट कितनी है फिर? सही है, 250 यूनिट्स हम खरीद के बेच रहे हैं, और कितने का एक हमें खरीदने में पड़ रहा है? 27.2 का। बताइए कितना आता है ये?
6800। इसी तरह डिलीवरी चार्ज भी पड़ रहे हैं हमें, वो भी वेरिएबल कॉस्ट है, वो कितने हैं 125, 2 पर यूनिट है, 0.5 पर यूनिट आएंगे, सॉरी आते हैं ना, अगर हम पर यूनिट निकालना चाहें तो ये दोनों माइनस कर देंगे इसमें से, तो जो आप यूनिट्स बाहर से खरीद के बेच रहे हैं उसका आपको आ जाएगा क्या भला कंट्रीब्यूशन। जी मैं भी रिपीट भी करता हूँ, जी निकालें। 9000 माइनस 6800 माइनस 125, 2075 आपके पास ये आ जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन। अब जरा देखते हैं वापस सवाल के ऊपर कि हुआ क्या है। देखिए उसने इस ऑप्शन ए में कहा है कि आप रिड्यूस कर दें नॉर्मल आउटपुट बाय 25%, तो आपकी जो नॉर्मल आउटपुट है वो रह जाएगी 900 यूनिट्स की। उसके जरिए से आपने डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर उस पर अप्लाई किया, बल्क बाइंग जो डिस्काउंट मिल रहा था वो खत्म हो गया डायरेक्ट मटेरियल पे, तो डायरेक्ट मटेरियल जो है वो आपका 10.5 की पड़ रही है और लेबर 14.5 की है और 2.3 की वेरिएबल कॉस्ट। एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर हम तीनों को ऐड करके और माइनस करके भी कट कर सकते हैं क्योंकि यूनिट तो सेम रह रहा है, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा बेहतर था। मैंने कहा जरा बच्चों को क्लैरिटी समझ आएगा, तो मैंने इस तरीके से करा दिया। माइनस क्या होता है कंट्रीब्यूशन आ गया। अब बाकी यूनिट्स खत्म नहीं हुआ, 900 यूनिट्स आप खुद बना के, क्योंकि प्रोडक्शन आपकी कम हो गई है, उससे आप कंट्रीब्यूशन अवेल कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ यूनिट बाहर से डायरेक्ट खरीद के भी बेच रहे हैं, और बाहर से जो आप यूनिट कंपेटिटर से खरीदते हैं वो आपको कितने का पड़ता है 27.2 पर यूनिट खर्चा आता है उसके ऊपर आपका, जिसको आप 36 का बेचते हैं, और साथ में कंपेटिटर ये कहता है कि आपको चार्ज करता है आपसे 125 डिलीवरी चार्जेस भी आपको, तो 125 को डिवाइड करें ना 250 से, 0.5 ही आता है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो डिलीवरी चार्जेस भी आपको पे करने पड़ेंगे। ये दोनों कॉस्ट आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है जी। तो ये हम 250 यूनिट्स आपने बाहर से खरीद कर बेचे हैं, 36 का एक बेचा है, ये उसकी बाइंग कॉस्ट है, डिलीवरी चार्जेस है, तो उस पर कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है 2075। इनका टोटल कर लें तो आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 7830 प्लस 2075, 9905 इज द टोटल कंट्रीब्यूशन। इसमें से हम बेटा लेस कर देंगे क्या भला फिक्स कॉस्ट, और आपको पता है फिक्स कॉस्ट जो है वो टोटल में चेंज नहीं होनी, वो 9600 ही रहेगी, तो आपका ये प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा कितना 3005 का आपका प्रॉफिट जो है वो निकल आएगा। दैट इज गोइंग टू बी द और फ्रॉम ऑप्शन ए हमें 305 का प्रॉफिट जो है वो हमें मिल रहा है, क्योंकि आप 900 यूनिट्स भी अगर आप बनाते हैं तो फिक्स कॉस्ट में तो चेंज नहीं आना, फिक्स कॉस्ट तो आपकी सेम टू सेम ही रहेगी, और वो 12,000 के हिसाब से ही रहनी है, 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 8 के हिसाब से ही रहने, विच इज 9600। तो ऑप्शन ए हमने अवेल करके देखा कि हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना आ रहा है 305 हमारे पास प्रॉफिट अवेल हम कर पा रहे हैं, जिसमें से हम 9 इंटू 36 करके देख लिया, करो जरा यार 9 इंटू 36 प्रॉफिट थोड़ा कम आ रहा है मुझे, 3,24,000 नहीं, हाँ 900 है, चलो बस सही है। अब दूसरे ऑप्शन को देखें, कहता है हायर रिप्लेसमेंट मशीन एट ए कॉस्ट ऑफ 1600 फॉर द मंथ, द रिप्लेसमेंट मशीन वुड कॉस्ट मेक एन एडिशनल 200 यूनिट्स पर मंथ। रिप्लेसमेंट मशीन आपने हायर की है और आपको 1600 पर मंथ उसकी हायरिंग कॉस्ट पे करनी पड़ती है, वो भी फिक्स कॉस्ट बढ़ गई यार, और रिप्लेसमेंट मशीन 200 यूनिट्स पर मंथ जो है वो एडिशनल बना सकती है, और अदर कॉस्ट वुड रिमेन द सेम। इसका मतलब है कि अब आप कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं 1100। कैसे सर, देखें दोबारा गौर कीजिएगा बेटा, वो कह रहा है कि आपकी प्रोडक्शन तो रिड्यूस हो रही है 75%, लेकिन अगर आप हायर कर लें रिप्लेसमेंट मशीन बाहर से एक और, तो वो आपको 200 यूनिट्स एक्स्ट्रा बना के देगी, और अदर कॉस्ट कहता है वो चेंज नहीं हो रही, वो आपको एज इट इज रहनी है, चेंज नहीं हो रही। उसका मतलब क्या हुआ कि आप 900 यूनिट्स तो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अब आप हायर करने की वजह से 200 यूनिट्स आप एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, तो आप 1100 यूनिट्स आप समझ लें क्या बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि 900 यूनिट्स का प्रॉफिट तो सेम रहेगा ना, सिर्फ 200 यूनिट्स का प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं आप और टोटल भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है आपने दोनों में से कौन सा मेथड आप यूज करना चाह रहे हैं।
तो मैं टोटल करके कर लेता हूँ, लेकिन मैं वेरिएबल कॉस्ट सॉरी वो निकालना चाह रहा हूँ। 36 में से माइनस कर देंगे। ऑप्शन बी में कहते हैं जी 1600, एक मिनट, 200 पर मंथ। नहीं समझा। नहीं नहीं, एक महीने का सवाल है पूरा। क्वेश्चन मांग के एक महीने का है। प्रॉफिट फॉर मार्च 2021 फॉर ऑप्शन ए, फॉर ऑप्शन बी एक ही महीने का सवाल है। तो ये एक ही महीने की कॉस्ट है। मतलब इसका मतलब ये है कि आप जब मशीन हायर करते हैं ना, तो आपको 1600 पर मंथ मशीन का रेंट पे करना पड़ता है। ऐसे कर, मेरा सवाल ये है आपसे कि सर मशीन आपने हायर कर ली और 200 यूनिट्स एक्स्ट्रा बना भी देंगे, लेकिन सर ये जो मटेरियल कहता है ऑल अदर कॉस्ट वुड रिमेन द सेम, तो मटेरियल कॉस्ट में चेंज आएगा? मटेरियल कॉस्ट 20% से बढ़ेगी, वो भी पर यूनिट 8.4 ही रहेगी। क्यों? इसलिए कि जो मशीन हायर करने की वजह से मटेरियल आपको फिर खरीदना पड़ रहा है, तो बल्क में डिस्काउंट आपको दोबारा मिलेगा, कि आप तो 900 नहीं असल में बना के बेच रहे हैं, आप 1100 बना के बेच रहे हैं। तो ऑल अदर कॉस्ट वुड रिमेन द सेम। तो हम निकाल लेते हैं हमारा कितना आ रहा था कंट्रीब्यूशन, आपको पता है कितना था? 10 पॉइंट, उसी को यूज कर लेंगे। रेट डिस्काउंट, रेट डिस्काउंट का तो कोई अमाउंट है ही नहीं। रेट डिस्काउंट तो 20% है, और वो तो पर यूनिट पे निकालना था हमने, वो मैंने ये काम किया था। 8.4 ट्रैक मटेरियल था, उसका 8.4 में से 20% ऑलरेडी माइनस हो चुका है। दैट इज 80% ऑफ द मटेरियल प्राइस। तो मटेरियल प्राइस कितनी आएगी? 10.5। 500 तो हमारे बजटेड यूनिट्स है। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? यूनिट्स अब आप कितने? 1100, और कंट्रीब्यूशन कितना है? 10.4। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा जी? 11440। इसमें से हम प्लस कर देंगे फिक्स कॉस्ट, और वो कितनी आएगी? 9600 प्लस 1600। 9600 में तो कोई चेंज आना नहीं, वो तो एज इट इज रहनी है 12,000 का पॉइंट ए, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती। ठीक है जी, लेकिन 1600 फिक्स कॉस्ट आपकी बढ़ गई है जो नई रिप्लेसमेंट मशीन हायर करने की वजह से। 11,200। इसका देख लेते हैं प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है जी? 240 का। ये प्रॉफिट आपका कितना आ जाएगा जी? 240 का हमारे पास दूसरे ऑप्शन से प्रॉफिट निकल आएगा जी। तो ये मैंने दोनों ऑप्शन से प्रॉफिट निकाल के आपको दिखाया है। ऑब्वियसली यू विल गो फॉर ऑप्शन ए, बिकॉज ऑप्शन ए विल गिव यू हायर प्रॉफिट बाय 65। बाय 65 यू आर गेटिंग हायर प्रॉफिट इन ऑप्शन ए। सेकेंडली बात ये है कि पर यूनिट कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा, और यहां से हमारी जो टोटल सेल्स वॉल्यूम है वो हमारा गिर जाएगा। मे बी यू मे लूज कस्टमर इन द फ्यूचर, और मे बी सम लेबर नीड्स टू बी रिडंडेंट, क्योंकि कम यूनिट्स बन रहे हैं ना, लेबर कॉस्ट भी आपकी कम हो जाएगी। देखिए ना, यहाँ पर आपके यूनिट्स कितने बन रहे हैं बेटा? ऑप्शन ए में 900 प्लस 250 कितने हुए? 1150। जितने आप जनवरी में बना रहे थे उतने ही मार्च में बना रहे हैं। लेकिन ऑप्शन बी में आपके यूनिट 50 क्या हो गए? डिक्रीज कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या होगा? हो सकता है फ्यूचर में सप्लायर जो है वो आपको ट्रेड डिस्काउंट बंद कर दे, 50 यूनिट तो डिक्रीज हुए हैं ना आपके। फिर ये भी हो सकता है, मैंने बताया कि लेबर रिडंडेंट हो जाएगी, आपके एम्प्लॉइज डिमोटिवेट हो सकते हैं इससे। प्रॉफिट आपका जरूर जो है इंक्रीज करके, इसमें कोई शक नहीं है, प्रॉफिट आपका इंक्रीज कर गया, एंड दैट इज ए फेवरेबल ऑप्शन। सॉरी, प्रॉफिट भी कम हो गया, ये वाला ऑप्शन बेहतर है ना। इसका मतलब है यू विल बी एबल टू मीट द रिक्वायरमेंट, यू विल बी एबल टू मीट द रिक्वायरमेंट वट एवर यू आर मीटिंग इन द पास्ट। जितने जनवरी में यूनिट्स आप बेच रहे थे उससे ज्यादा बेच पा रहे हो। 1120 थे ना पिछले। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, पहले आप कितने यूनिट सोल्ड कर रहे थे जनवरी में? 1120। अब ऑप्शन ए को वेल करने की वजह से आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है जी, सेलिंग प्राइस भी सेम रह रही है, और आप यू आर एबल टू सेल मोर यूनिट्स देन जनवरी, और प्रॉफिट भी आपका 305 जो है वो आ जाएगा। बट ओवरऑल आपका प्रॉफिट जो है वो ऑप्शन ए में ज्यादा बेहतर है बनिस्बतन प्रॉफिट इन ऑप्शन बी से, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट आपका काफी डिक्रीज कर गया है।
देखो यहाँ पे तो प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है ना, 9,600 माइनस करके 1120। यार ये इतना क्यों आ रहा है इस तरह से फर्क? ये 240 आ रहा है सिर्फ। अच्छा अच्छा, तो वो 1600 की फिक्स कॉस्ट की वजह से सारी अमाउंट बढ़ जाएगी। हम्म। आगे कहते हैं, देखते हैं। कहते हैं एडवाइज द डायरेक्टर विच ऑप्शन दे शुड चूज, जस्टिफाई योर आंसर बाय कंसीडरिंग बोथ ऑप्शन। ठीक है जी, तो दोनों ऑप्शंस को हम कंसीडर। फिर दूसरी कंपोनेंट बात क्या है, देखें। आप गौर करें कि हम ऑप्शन ए में वी आर परचेजिंग यूनिट्स फ्रॉम द आउटसाइड सप्लायर, तो मे बी द क्वालिटी विल नॉट बी द सेम बिकॉज वी आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग दैट। फिर वो हमें कॉन्टिन्यूस सप्लाई फ्यूचर में दे सकता है कि नहीं दे सकता, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। क्या कस्टमर हमारी इस क्वालिटी से जो बाहर से खरीद के हम बेचेंगे वो सेटिस्फाइड है? दे आर आइदर दे आर विलिंग टू पे द सेम प्राइस फॉर द यूनिट व्हिच वी आर बाइंग फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर। तो ये भी चीज मैटर करती है, क्योंकि इस सूरत में तो हम मशीनरी हायर करके सब कुछ खुद ही बना के बेचे, तो ये भी आपको इट मे हैम्पर योर सेल्स इन द फ्यूचर। तो ये सारे ऑप्शन इस तरह से आप बताते हैं। फैक्टर्स जो कंसीडर करते हैं आप उसमें होते हैं कि एम्प्लॉइज पर क्या इम्पैक्ट आएगा बेटा, आप कहते हैं कस्टमर्स पर क्या इम्पैक्ट आएगा, सप्लायर्स पर क्या इम्पैक्ट आएगा, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स होती हैं। ठीक है जी। और दूसरा इफेक्ट आपका आता है किसके ऊपर, प्रॉफिट वगैरह का बताइए आपको उस पर क्या इफेक्ट आएगा। तो दोबारा मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ इसी इसी बात को, इसी क्वेश्चन की बात को। ऑप्शन ए में क्या था, 25%, 1200 से 25% आपके यूनिट डिक्रीज कर गए, 900 यूनिट्स आप बेचेंगे नॉर्मल नॉर्मल प्रोडक्शन में। 20% आपकी जो प्राइस है मटेरियल की, डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, वो बढ़ के 10.5 हो गई, बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहा है। 250 यूनिट्स हम बाहर से खरीद रहे हैं 27.2 का, इसका मतलब बेच आप उतने कह रहे हैं 36 का, बाहर से खरीद के बेच रहे हैं 250 टू 36। बाइंग कॉस्ट हम माइनस कर देंगे और जो डिलीवरी चार्जेस है वो भी माइनस कर देंगे, तो कंट्रीब्यूशन इसका 2075 आएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन 9905। फिक्स कॉस्ट कोई चेंज नहीं आ रहा, तो 305 का प्रॉफिट। दूसरे केस में भी मैं डिटेल बना सकता था, जरूरत नहीं थी, क्यों? क्योंकि उस दूसरे केस के अंदर आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, इसमें डायरेक्ट मटेरियल चेंज हो रहा था ना, इसमें नहीं है। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट 8.4 10.8। यार मैंने 10.4 लिखा हुआ है, 10.8 है कंट्रीब्यूशन। पता नहीं टोटल सही हुआ है कि नहीं, टोटल भी गलत है। ओए हो यार, ये क्या कर दिया। चलो कोई बात नहीं, दोनों तरीके पर चल गए ना आपके। ये कितना आ जाएगा जी, 680 आपका आ जाएगा जी प्रॉफिट। ऑप्शन टू में प्रॉफिट आपका जो है वो ज्यादा आ रहा है, तो ऑप्शन टू में आप यही कहेंगे कि ऑप्शन टू बेहतर इसलिए कि बाहर से खरीद के नहीं देने पड़ रहे, प्रॉफिट भी ज्यादा है उसका। ठीक है जी, लेकिन यू आर नॉट एबल टू मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट, यूनिट्स कम हो गए ना, आप 1100 यूनिट सिर्फ सेल कर रहे हैं, तो कस्टमर यू आर नॉट एबल टू रिटेन द कस्टमर्स। ठीक है जी, योर कस्टमर्स में यू मे लूज योर कस्टमर्स, दे कैन गो टू द कंपेटिटर्स। ठीक है ना, और हो सकता है तो कम्प्लीमेंट्री गुड्स भी हो, कुछ प्रोडक्ट आपके ऐसे हो जो दूसरे के साथ बिक रहे हो, तो 50 कम होने की वजह से बाकी सेल्स पर भी फ्यूचर में असर पड़ जाए आपको। वो बता दिया मैंने आपको, एम्प्लॉइज डीमोटिवेट। तो ऑप्शन बी को एक्सेप्ट करके आपने ऑप्शन बी के ड्रॉबैक्स भी बताने हैं और ऑप्शन ए के ड्रॉबैक्स भी बताने हैं ऑब्वियसली, और फिर आपने डिसाइड कर दें। तो इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो मैंने बहुत सारी बातें बताई, आप उसमें से 3 4 5 लिख देंगे दैट वुड बी है ना, लेकिन कोशिश करनी है आपने कि फाइनेंशियल फैक्टर्स भी बताने हैं और नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल फैक्टर्स के अंदर तो प्रॉफिट ही आ रहा है इसके अंदर, दूसरा ये आ रहा है कि मटेरियल प्राइस दोनों में जो है वो आपको इसमें ज्यादा देनी पड़ रही है, ऑप्शन ए के अंदर उसमें मटेरियल प्राइस आपको कम देनी पड़ रही है। बाकी जो है वो आपने नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स में बताया कि एम्प्लॉइज पर क्या इम्पैक्ट आता है।